नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी बुक का पहला चैप्टर करेंगे और जानेंगे कि ये जो चैप्टर है वो क्लास 11th के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अंदर के सभी विषयों की हम ध्यानपूर्वक और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे भौतिक जो पर्यावरण है उसके अंदर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। और इसी चैप्टर का जो नाम है वो है भारत का आकार व स्थिति। भारत का आकार व स्थिति चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना होगा और उन सभी चीजों में से एक जो महत्वपूर्ण है वो है भारत की अक्षांश और देशांतरीय विस्तारों का अध्ययन। यानी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय मानों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों का जो है विस्तारों को हम बता पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी की भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के। तो इसके अंदर हम पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं और अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो दोनों ही होती हैं, इन दोनों रेखाओं का प्रयोग करके हम विश्व के अंदर किसी भी क्षेत्र की जानकारी का प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारी स्थिति क्या है, अगर हम किसी भी स्थान पर खड़े हैं, दुनिया के किसी भी स्थान पर खड़े हैं, तो हम उस स्थान की सटीक जानकारी निकाल सकते हैं यदि हमें अक्षांश और देशांतरीय मानों का सही पूर्वक अध्ययन किया होगा और जाना होगा कि ये है क्या चीज। तो यानी इनका जो प्रयोग करके हम किसी भी स्थान की सही जानकारी प्राप्त करते हैं, अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं की। अब अक्षांश रेखाओं की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसका विशेष तौर पर जो है स्थिति के साथ साथ अक्षांश रेखाओं का अक्सर हम अध्ययन जलवायु के अध्ययन की जानकारी के लिए भी करते हैं। जलवायु का अध्ययन की जानकारी के लिए, अर्थात किसी देश की जो जलवायु है वो ठंडी होने वाली है या गर्म होने वाली है, उसके लिए भी हम जलवायु अध्ययन के लिए हम जो है अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है क्लास के अंदर कि जो ये रेखा है जिसका नाम है ये वाली रेखा, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा यानी भूमि को मध्य से बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा, ये दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इस चीज की जानकारी सभी को होनी चाहिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं यहां पर बता दूं, ये जो हिस्सा है यानी ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर जो देश यानी जिस देश से ये रेखा गुजरती होगी उस देश की रेखा उस देश का जो मान होगा वो 0 डिग्री ही काउंट होगा। अर्थात यहां पर अगर ब्राजील है या यहां पर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जो इस रेखा पर स्थित है, तो ऐसा नहीं कि यहां का मान अलग होगा और यहां का मान अलग होगा, वो सारे के सारे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से ही पुकारे जाएंगे। और मैंने बताया कि जैसे जैसे हम इस रेखा से यानी भूमध्य रेखा से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ, या फिर भूमध्य रेखा से हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो तापमान जो होता है, तापमान में जो है गिरावट शुरू हो जाती है, अर्थात ठंड बढ़ने लगती है। यानी अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे चाहे नीचे की ओर आए तो तापमान बढ़ेगा, परंतु हम ये पोल होते हैं यानी ध्रुव, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अगर हम दक्षिणी ध्रुव से या उत्तरी ध्रुव से हम आ रहे हैं विषुवत रेखा की तरफ, तो तापमान में क्या होगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अब तापमान में वृद्धि होगी क्यों? क्योंकि सूरज जो है, सूरज की जो किरणें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि सूरज की किरणें पूरे साल भर भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती है और इसीलिए ये इलाका ज्यादा गर्म रहता है और इसी कारण से इस क्षेत्र के अंदर गर्मी अधिक पाई जाती है और ये इलाका गर्म हो जाता है। और इसी इलाके के अंदर जो भी क्षेत्र शामिल होता है, इस इलाके के अंदर जो भी क्षेत्र शामिल होता है वो गर्म जलवायु वाला होता है।
अब जैसे कि जो भी क्षेत्र शामिल होगा, चाहे इसके अंदर ब्राजील हो जिस या फिर अफ्रीका हो या भारत का दक्षिणी भाग, वो भी इसी क्षेत्र के अंदर शामिल होता है। तो इन सभी क्षेत्रों की जो जलवायु होगी वो गर्म होगी, और भौगोलिक भाषा में गर्म जलवायु को हम कहते हैं उष्ण उष्ण जलवायु। अब उष्ण जलवायु को हम जो है एक पेटी में भी निर्भर कर देते हैं। ये सारी जो है एक पेटी के नाम से भी जानी जाती है, और इस पेटी का नाम होता है उष्ण कटिबंधीय पेटी। अर्थात भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय पेटी के अंदर आता है, और इसीलिए भारत का जो दक्षिण का इलाका है वहां गर्मी ज्यादा पाई जाती है। और ये सारा इलाका अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, इस रेखा का जो नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है जिसका भूमध्य रेखा है, उससे 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। यानी मकर रेखा और कर्क रेखा का जितने भी बीच का इलाका है, ये सारा इलाका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर गर्मी या गर्म प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और भारत का यह हिस्सा दक्षिण वाला है, इसीलिए भारत के दक्षिण वाले हिस्से के अंदर गर्मी पड़ती है। समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है, अगला पॉइंट जो है वो है भारत में यह पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं जो 36 दिशा में, जो उष्ण कटिबंधीय रेखाएं होती हैं, सॉरी अक्षांश रेखाएं, वो पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि किसी ने खींची हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। जैसे मैथ के अंदर x माना जाता है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर इन रेखाओं को काल्पनिक रूप से स्वीकार किया गया है, और ये 36 दिशा में, 36 मतलब ये लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी के ऊपर, वो कहलाती हैं जो है अक्षांश रेखाएं। इसके बाद जो है कुल पृथ्वी के ऊपर जो है 90 ऊपर है और 90 नीचे है। इस प्रकार से कुल पृथ्वी के ऊपर 180 होती है, परंतु अगर हम इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल कर दें तो पृथ्वी के ऊपर कुल 181 जो है अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। यानी 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और बीच की एक जो है उष्ण कटिबंधीय जो इलाके में आती है वो है भूमध्य रेखा, उसको शामिल कर दें तो इसको हम कहते हैं कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं हैं टोटल। अब हम बात करते हैं इसके बाद ये कर्क रेखा, यह रेखा 111 किलोमीटर की दूरी पर समानांतर है। यानी समानांतर मैथ के अंदर पढ़ा है हमने, जो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं यानी बराबर दूरी पर चलती हैं, तो ये समानांतर रेखाएं हैं, और एक रेखा के बीच में, यानी एक रेखा के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। स्टूडेंट्स इसको जरूर याद रखें, क्योंकि ये अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इसके बाद जो है कर्क रेखा, ये जो है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय इलाका कहलाया जाता है या कहलाता है, इसलिए वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर 21 जून को सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं कहां, कर्क रेखा पर, और इसीलिए क्योंकि पृथ्वी की घूमने की गति के कारण और पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए जो है 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और यह दिन सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है, इसीलिए 21 जून सबसे बड़ा जो दिन कहा जाता है। अब जो है इसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा। जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, और वो राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसके लिए एक ट्रिक भी थी जो अक्सर बहुत मशहूर है, वो ट्रिक जिसका नाम है मित्र पर गमछा झार। मैंने वो पहले भी बताई थी आपको, है ना, तो इसको फिर बताता हूं, मित्र पर गमछा, माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, और झार। तो इसको याद करके भी आप पता कर सकते हो कि भारत के अंदर से किन किन राज्यों से हमारे देश के अंदर जो है कर्क रेखा गुजरती है। मित्र से मिजोरम, फिर त्रा से त्रिपुरा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से
गम छत्तीसगढ़ और झार से पूरा झारखंड, और इसी श्रेणी में मैंने इसको लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हो कि भारत के अंदर जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से हो करके गुजरती है। अब हम बात करते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद जो है मिजोरम, ये हो गया एकमात्र महाद्वीप है। मैं महाद्वीपों के बारे में बता दूं तो पूरे विश्व के महाद्वीप, ये पूरा विश्व का मैप है। तो अगर हम महाद्वीप बनाएंगे तो यहां पर बनेगा एशिया महाद्वीप। तो पूछना चाहता है कि एक ऐसा महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप है ये, अफ्रीका महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर के गुजरती है, एकमात्र महाद्वीप है ये पूरे विश्व का। इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। इसके बाद जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो ये वाली रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। इसके लिए हम बात करते हैं तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक वो ये है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो, ये तो हो गया। तो इसके बाद जो भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा और समझ में रखना होगा, क्योंकि अगर ये चीजें याद हैं आपको कि जो अक्षांश रेखा है वो किस लिए प्रयोग में ज्यादातर लाई जाती हैं और क्या इनकी स्थिति है, क्या इनके नाम है, और ये जो है 0 है 23.5 डिग्री, नाम इनके एक जैसे ही हैं। 0 डिग्री बस इसमें नॉर्थ लग जाता है, इसमें साउथ नीचे वाली में साउथ लग जाता है। अब कोई छात्र पूछ ले कि बताइए कि ये जो है सर ये 23.5 66 के रेशो में ही क्यों लिखा हमने, क्यों इसके लिए 1 2 3 या 4 5 ये जो है संख्या का यूज नहीं किया। तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये सीधा सीधा कारण है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस तरीके से झुकी हुई है पृथ्वी, और झुकी हुई होने के कारण हमारा जो गणना है वो बिल्कुल सटीक हो जाए, और इसी सटीकता के लिए हमने इसको जो लिखा है वो 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री के रेशो में हमने लिखा है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद समझ में आया होगा अक्षांश रेखाएं क्या है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। अब देशांतर रेखाएं भी अगर हम दोनों रेखाओं को एक साथ मिला दें, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को, तो मैंने बताया कि विश्व के अंदर किसी भी स्थान की स्थिति का हम सटीक जायजा निकाल सकते हैं कि कहां है वो स्थान। इसके बाद जो है रेखाओं के बारे में मैं वैसे आपको बताता हूं कि जो देशांतर रेखाएं हैं इसका जो प्रयोग करते हैं हम आमतौर पर वो समय की स्थिति की जानकारी के लिए करते हैं कि किस दुनिया में आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी की घूमने की गति के कारण जो क्षेत्र सूरज के सामने होता है उधर तो दिन होता है, और जो क्षेत्र पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जो ये जो है इसके पीछे है उधर रात होती है। तो इसीलिए अगर हम अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, भारत में बैठा हुआ एक व्यक्ति अमेरिका में बैठे व्यक्ति से बात करना चाहता है, तो वो उसे किस टाइम फोन करे या किस टाइम उसको जो है बात करने के लिए वीडियो कॉल करे कि उससे सही समय पर बात हो जाए। क्या पता यहां पर वो दिन में फोन कर रहा हो और रात को सो रहा हो। तो इस चीजों को दूर करने के लिए हमारी दुनिया के अंदर जो भूगोलवेता हैं और वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग करना शुरू किया, जिसके आधार पर हम दुनिया के किसी भी देश के अंदर के समय की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस देश के अंदर कितना समय हुआ होगा। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर कि समय कैसे निकाला जाता है, जब तक हम इसको इस वीडियो के अंदर देखते हैं। आगे हम बात करते हैं यह पृथ्वी, ये जो देशांतर रेखा है वही मैंने बताया समय की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यह पृथ्वी पर लंबवत काल्पनिक रेखा है, जैसे हमने बात की थी अक्षांश रेखाओं की, वो थी क्षैतिज दिशा में, और ये जो है ये ऊर्ध्वाधर है, यानी आप इसको कह सकते हो लंबवत है, ये सीधी रेखाएं हैं, और इनको जो है हाँ ये भी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर किसी ने सटीक तरीके से खींची हुई नहीं है, सिर्फ हम अपनी जानकारी के लिए जैसे मैथ में एक्स को मानते हैं ऐसे इनको माना हुआ है हमने, ताकि हमारी जानकारी पक्की हो सके। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है वो यहाँ ध्रुवों पर कम होती है, लेकिन जो बीच में यानी हम कहें जो इक्वेटर होती है यानी भूमध्य रेखा होती है वहां पर सर्वाधिक होती है।
और इसीलिए हम इन रेखाओं को एक दूसरे के पैरेलल नहीं कह सकते, यानी समानांतर नहीं कहते, जबकि वो जो रेखाएं थी वो एक दूसरे के समानांतर थी। याद रखना है आपको इस चीज के बारे में। फिर इसके बाद है जीएमटी। जीएमटी मतलब होता है, फुल फॉर्म है इसकी ग्रीनविच मीन टाइम। अब ग्रीनविच मीन टाइम है क्या? ये इंग्लैंड के अंदर एक स्थान है, ये जहां से ये जो रेखा है वो गुजरती है, जो पूरी दुनिया को दो बराबर भागों में या कहें पूरब और पश्चिम में बांटती है। इस रेखा का नाम है जीएमटी रेखा, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, और ये इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से लिया गया है। मेन टाइम यहीं से लिया जाता है, इंग्लैंड से ही, और इंग्लैंड से पूरी दुनिया के अंदर समय को लिया गया है। अब बात करें, ये जो पश्चिम से पश्चिम होकर गुजरती है, जो पूरे विश्व को पूरब और पश्चिम में विभाजित करती है। पश्चिम सॉरी इधर का भाग है, सॉरी इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गई। आगे बात करते हैं। इसका पांचवा, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। देखिए मैं अब यहां पर बात करूं, जैसे ग्रीनविच ये मीन टाइम की रेखा है, अगर मैं एक देशांतर रेखा को पार करूंगा, यानी एक देशांतर रेखा को पार करूंगा, तो एक रेखा पार करने में मुझे 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। याद रखना है कि अगर मैं पूरब की ओर जाता हूं तो समय प्लस में होगा, यदि मैं पश्चिम की ओर जाता हूं तो समय माइनस में होगा। इतना हमें ध्यान रखना है। ये समय की जानकारी जुटाने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साबित होती है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद पूरब में जीएमटी से आगे बढ़ने पर, पूर्व में जीएमटी से आगे बढ़ने में समय प्लस होता है, यानी यहां पे बता दिया, और पश्चिम में माइनस होता है, ये बता दिया। देशांतर के बीच की जो दूरी है उसको हम अक्सर गोरों के नाम से जानते हैं। ये जो बीच की दूरी है, मान लो जो दो रेखाएं, एक रेखा है, इसके बीच की दूरी को हम ज्योग्राफी की भाषा में गोरो भी कहते हैं। और भारत का जो समय है वो यहां से, यानी भारत का समय जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, यहां से कितना आगे है, वो लगभग भारत के स्थान से, यानी सॉरी इंग्लैंड से भारत का समय लगभग 5.5 घंटे की दूरी कह लो, या फिर समय की दूरी के हिसाब से भारत का समय जो है इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। तो ये था अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, या सॉरी अक्षांश रेखाओं की जानकारी और देशांतर रेखाओं की जानकारी। और इनकी जानकारी हमारे को होना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए, और क्योंकि हमें अपने पहले चैप्टर के अंदर जलवायु के बारे में बताना पड़ेगा, फिर हमारे को देशांतर रेखाओं की जो विस्तार के बारे में बताना पड़ेगा। तो जब तक हमें इन रेखाओं के बारे में नहीं पता होगा ये किस लिए होती हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये इतना ही है, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चैप्टर के लिए मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।